Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल विनायक पढ़ाना पर। और दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन जो बात कर रहे थे वो थी अंतःस्रावी तंत्र और ग्रंथियों के बारे में। और इसमें अपन जो पढ़ रहे हैं वो पीनियल ग्रंथि कंप्लीट कर चुके हैं और दोस्तों पीयूष ग्रंथि अपन पढ़ने वाले हैं। तो जुड़ जाइए आप, और अपना ग्रंथियां जो थी आगे पढ़ने वाले हैं। और अपना पिछला जो बिंदु था वो था दोस्तों पीयूष ग्रंथि। यहाँ से अपन कंप्लीट कर रहे थे बातें। और इसकी जो ट्रिक थी वो अपनी जो ट्रिक थी हार्मोन्स की वो ये थी GF PLT MA OA। और इसमें ये OA किस भाग से, पश्च भाग से स्रावित होते हैं और ये कौन से, अग्र भाग से स्रावित होते हैं पीयूष ग्रंथि के। और लास्ट जो हार्मोन अपन ने छोड़ा था दोस्तों वो था A, यानी A4 अपन को पढ़ना है ADH हार्मोन। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं हार्मोन जो आखिरी यानी 9 नंबर का हार्मोन है दोस्तों, 9 नंबर का हार्मोन, और उसका नाम है भाई ADH। इसका पूरा नाम पहले लिख चुके हैं, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। और इसे ही दूसरा नाम दिया जाता है वेसोप्रेसिन हार्मोन, वेसोप्रेसिन हार्मोन। और आज की क्लास में अपना जो बिंदु रहेगा वो रहेगा ADH या फिर वेसोप्रेसिन हार्मोन। देखो भाई इसमें क्या है, ये हार्मोन करता क्या है, तो ये एक बैलेंस बना के रखता है किसका, तो आप इसमें क्या बोलेंगे, यह हार्मोन एक तो हमारे शरीर में बहुत सारे लवण होते हैं, वह इसके साथ किसका, वाटर यानी जल का क्या रखता है, संतुलन बनाए रखता है। पहली बात ये है इसमें, ये हार्मोन क्या करता है दोस्तों, ये एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन यानी वेसोप्रेसिन हार्मोन क्या करता है, जो लवण और जल है इनको आपस में बैलेंस किए हुए रखता है। और यही काम एक बार फिर से अपन पढ़ेंगे आगे जब एड्रिनल ग्रंथि पढ़ेंगे। एक जो हार्मोन है वो और है जो लवण तथा जल के संतुलन के लिए काम करता है। दूसरी सबसे खास बात इसकी है तथा, यहां लिखेंगे तथा शारीरिक जल क्षति कम करता है। इसका मतलब यह है कि यह हमारे शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखता है दोस्तों। और क्या करता है, ये शारीरिक जल क्षति को कम करता है, यानी हमारे शरीर में जितना अपन पानी पी रहे हैं वो सारे का सारा जो है वो पानी वेस्ट नहीं होने देता है। कुल मिलाकर देखिए इसका मतलब अगर आप यहां से देखोगे A4 है एंटी, एंटी का मतलब होता है विपरीत। और एंटी ADH है ना, इस एक एंटी आगे लिखा है अपने डाईयूरेटिक, यानी इसका जो मूल काम है ना ADH का दोस्तों, जो मुख्य काम है वो क्या है, एंटी डायूरेटिक का मतलब जो यूरिया फॉर्मेशन है, यानी यूरिया फॉर्मेशन का मतलब मूत्र निर्माण प्रक्रिया, इस पर क्या करता है दोस्तों, ये कंट्रोल करता है। क्या करता है, लिखा है अपने शारीरिक जल क्षति कम करता है। नेक्स्ट बात इसमें लिख सकता हूं, नेक्स्ट क्या लिखेंगे, यह हार्मोन कुल मिलाकर जो इसका रिजल्ट है वो ये है, यह हार्मोन मूत्र निर्माण प्रक्रिया पर नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है। किस चीज पर नियंत्रण करता है दोस्तों, तो ये अपन पढ़ चुके हैं, यह हार्मोन जो यूरिया फॉर्मेशन है यानी जो मूत्र निर्माण की प्रक्रिया है उस पर क्या करता है, कंट्रोल करता है। कैसे करता है ये अपन बात करें तो देखिए, अपन मान लीजिए कितना भी पानी पिए, एक जो आदमी होता है, स्वस्थ मानव होता है, स्वस्थ आदमी जो है वो क्या होता है, 1 से लेकर के 1.5 लीटर पर डे, 1 से 1.5 लीटर पर डे किसका उत्सर्जन कर सकता है दोस्तों, यूरिया का उत्सर्जन करता है। बाकी जो पानी है ना, जब अपन पढ़ेंगे दोस्तों उत्सर्जन तंत्र में, उसमें देखेंगे किडनी का क्या काम होता है, हेनले का लूप क्या करता है, ये अलग अलग चीजें होती है, वो उत्सर्जन तंत्र में बताऊंगा मैं। वहां से बाकी जो पानी है वो वापस अवशोषित हो जाता है, लेकिन लगभग 1 से लेकर 1.5 लीटर पर डे यूरिया जो है वो शरीर से जो है वो निष्कासित होता है, जो मूत्र है वो निष्कासित होता है। और उसी में क्या होता है, जल
की जो होती है आपूर्ति होती है। अब होता क्या है, ये हार्मोन एडीएच हार्मोन जो है वो किडनी को क्या करता रहता है, मैसेज भेजता रहता है और ये कहता रहता है कि जो पानी है या जो भी सोर्सेज है पानी के, उनसे आप पानी अवशोषित करिए और शरीर से पानी को क्या करना है, कम बाहर निकालना है। लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है, इसमें दिक्कतें आ जाती हैं, इस हार्मोन में कमी हो जाती है। तो एक बार आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आगे बात करता हूं इसके बारे में क्या है। अभी अपन ने पढ़ा है एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और नाम है दूसरा वैसोप्रेसिन हार्मोन, और क्या करता है, लवण व जल का संतुलन बनाए रखता है। दूसरी बात, शारीरिक जल क्षति, जो हमारे शरीर में पानी की जो कमी है उसको थोड़ा ये रोक के रखता है, कंट्रोल करता है। और यह हार्मोन, सबसे मूल बात यही है, आपसे क्वेश्चन सीधा परीक्षा में पूछा जाएगा, कौन सा हार्मोन मूत्र निर्माण प्रक्रिया पर कंट्रोल करता है, यूरिन फॉर्मेशन पर कंट्रोल करता है, तो उसका नाम क्या है भाई, एडीएच या वैसोप्रेसिन हार्मोन। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब चलते हैं आगे की बात, मैं थोड़ी सी यहां से कर लेता हूं। आगे की बात देखो भाई, कई बार स्थितियां गड़बड़ हो जाती हैं, और वो कैसे, कई कारण हो सकते हैं इसके। एक तो मान लीजिए निरंतर आप कोई भी पेय पदार्थ पी रहे हो, जैसे चाय कॉफी का ज्यादा सेवन कर रहे हो या अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं। यदि आप कह रहे हो कि अपन बात करें चाय कॉफी, अगर मतलब जो ज्यादा पेय पदार्थ पी रहे हैं और अनिश्चित बहुत अधिक मात्रा में पी रहे हैं, लिमिटेड तो जो है चीजें वो यूजफुल रहती हैं, चाहे चाय कॉफी अल्कोहल की बात करो, लेकिन यदि जरूरत से ज्यादा आप इनका सेवन कर रहे हो तो फिर वो आपकी समस्याएं पैदा कर देती हैं। अब अल्कोहल की बात की जाए तो अल्कोहल के बारे में भी अपन बात करेंगे अगली क्लासों में कि अल्कोहल किस प्रकार हमारे शरीर को प्रभावित करता है। और आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि अल्कोहल पीने से हमारे मस्तिष्क का कौन सा पार्ट प्रभावित होता है, अल्कोहल के सेवन से मस्तिष्क का कौन सा पार्ट प्रभावित होता है, ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है। तो अल्कोहल पीते क्यों है वो सभी आप जानते हैं। मूलतः ये भी बात मस्तिष्क में ही करूंगा, दो हेमिस्फीयर होते हैं, राइट हेमिस्फीयर या लेफ्ट हेमिस्फीयर, और जो पुरुष होते हैं बेचारे वो एक साथ एक ही हेमिस्फीयर का यूज कर सकते हैं। तो यदि उनके साथ कोई भी ऐसी कंडीशन हुई हो जो उन्हें वांछनीय नहीं लगी हो, अवांछित रही हो, तो फिर ये उसकी क्या हो जाती है, आदत हो जाती है। फिर वो कहने लग जाता है कि अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, मुझे भरी बरसात में पी लेने दो। ये जो भावनाएं आती है ना दोस्तों, और एक बार यदि इनका आदी हो जाता है तो फिर ये इफेक्ट करता है एडीएच हार्मोन पर सीधा जाकर। कैसे, ध्यान दोगे, मैं यहां लिख रहा हूं एडीएच हार्मोन की कमी से, हार्मोन की कमी से क्या होता है। देखिए मैंने क्या कहा है, ये हमारे शरीर पर पानी का कंट्रोल बनाए रखता है दोस्तों। और यदि एडीएच की कमी है, अब कमी का कारण आपसे पूछूं मैं या आपको बताऊं कमी का कारण, तो आप बोलोगे कमी का कारण अभी बता दिया है कि लगातार चाय पानी या जो चाय कॉफी या शराब का यदि सेवन कोई व्यक्ति करता है तो उसमें एडीएच की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। फिर क्या होगा, फिर वो जो होगी बात ये होगी कि उसे बार बार लघु शंका से निवृत्त होना पड़ेगा। और यदि आपके आसपास में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बार बार लघु शंका से निवृत्त होना चाहता है, तो ये मान के चलना कि वो क्या है, एक बीमारी है, एक बीमार है। और जैसा कि आप सभी को पता है, आप उसे जो है ये समझे इस चीज को, क्योंकि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। तो देखिए क्या है, एडीएच हार्मोन की कमी से क्या होता है, शरीर में मूत्र निर्माण अधिक होगा। सीधी बात है भाई, ये क्या करता है, मैसेज देना बंद कर देगा और ये कहेगा जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे काम करो आप। अब ये क्या होगा, मान लीजिए पहले 1 से लेकर 1.5 लीटर पर डे यूरिन बाहर निकल रहा है, और यदि एडीएच की कमी हो जाएगी तो ये मैसेज देना बंद कर देगा और फिर वो जैसी इच्छा होगी वैसा करेगा। तो लगभग 10-15 लीटर पर डे का क्या हो सकता है, फिर इसमें यूरिन व्यक्ति के शरीर से बाहर निकल सकता है। तो इस बीमारी को क्या नाम दिया जाता है दोस्तों, ये खास बात है, ये बड़ी विशेष बात बता रहा हूं, आप यहां पर लिखें। इसमें क्या होगा, अधिक मूत्र निर्माण होगा, जिसे एक नाम दिया जाता है, ये एक शुगर है दोस्तों, और क्या कहेंगे अपन, डायबिटीज इंसिपिडस।
देखो डायबिटीज दो प्रकार की होती है, एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस, एक होती है डायबिटीज मेलाइटस। तो देखो मेलाइटस किसी अन्य कारण से होती है, जब हमारे ब्लड में, देखो मेलाइटस का मतलब यह है जब हमारे रक्त में शर्करा यानी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और ये आप लोग सभी जानते होंगे कि ग्लूकोज जो है एक मीठी शर्करा है, और यदि मीठी शर्करा है तो वो उसकी मात्रा बढ़ेगी तो उसे क्या कहेंगे अपन, डायबिटीज मेलाइटस। लेकिन दूसरा डायबिटीज का जो प्रकार है ना वो क्या है दोस्तों, जिसे डायबिटीज इंसिपिडस, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है। तो यदि एडीएच हार्मोन की होगी कमी तो शरीर पर मूत्र निर्माण प्रक्रिया बढ़ेगी, क्योंकि जल क्षति को कम करने का प्रयास ये करेगा नहीं, वो बढ़ेगी तो मूत्र निर्माण प्रक्रिया बढ़ेगी, और बार बार आदमी को लघु शंका होगी, बार बार वो बाथरूम की तरफ भागेगा, और इस बीमारी को नाम क्या देते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है। और दोस्तों एक जो परीक्षा थी उस परीक्षा में सवाल यह भी पूछ रखा है कि डायबिटीज इंसिपिडस के लक्षण कौन से होते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं बताता हूं डायबिटीज इंसिपिडस के लक्षण क्या हैं। जो बातें होंगी चाहे अपन धीरे पढ़ें, लेकिन जितने परीक्षा में प्रश्न पूछे हुए हैं, जितने पूछे जा सकते हैं, उन सभी की बात करूंगा मैं आप लोगों के साथ। धैर्य के साथ पढ़ते रहे, और यदि समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आप एक बार पुनः इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर बढ़ते हैं अपन इसके आगे। लीजिए साहब, आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा, ये लीजिए आपका स्क्रीनशॉट कंप्लीट है। अब मैं यहां लिख देता हूं शॉर्ट में, एडीएस की बात हो गई है, कंप्लीट जगह यूज आ जाएगी अपने काम में। यहां लिख देता हूं मैं लास्ट जो बात है पीयूष ग्रंथि की, डायबिटीज इंसिपिडस के लक्षण है। अभी बताया मूल लक्षण तो अधिक मूत्र निर्माण प्रक्रिया। अब देखो क्या होगा इसमें, पहली बात लक्षण जो है विचित्र प्रकार की, जो परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन को कैसे पूछा गया इसकी भी बात करूंगा। पहला लक्षण अधिक मूत्र निर्माण, अधिक क्या होगा व्यक्ति के शरीर में, मूत्र का निर्माण। अभी बताया था 10 से लेकर 15 लीटर तक हो सकता है। और इस रोग को क्या कहते हैं साइंस की भाषा में, इसे कहते हैं पॉलीयूरेमिया। पॉलीयूरेमिया तो पहली बीमारी का ही है भाई, पहली जो बीमारी है इसमें वो क्या है, पॉलीयूरेमिया। और पॉलीयूरेमिया में क्या होता है, अधिक मूत्र का निर्माण होता है। किसकी कमी से हो रहा है दोस्तों, एडीएच वेसोप्रेसिन की कमी से हो रही है। दूसरी बात नंबर 2, अब देखो यदि आदमी में पानी क्या हो रहा है, जो अपन प्यास लगी पानी पिया अपन ने, और यदि एडीएच का मान कम है तो अधिक मूत्र निर्माण होगा, तो हमारे शरीर की जितनी सेल्स कोशिकाएं हैं और जितने भी हमारे शरीर को पानी की आवश्यकता है वो क्या होगी, ज्यादा होगी कि नहीं भाई। मूत्र निर्माण ज्यादा हो रहा है तो लेकिन हमारे को बैलेंस रखने के लिए पानी तो उतना ही चाहिए, तो उससे इस स्थिति में प्यास भी क्या लगेगी, अधिक लगेगी, अधिक प्यास लगना। और क्वेश्चन यही पूछा हुआ है कि भाई कौन सी प्रक्रिया जो है वो डायबिटीज इंसिपिडस की कहलाती है, कौन सा लक्षण है। जब पहला ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन है इसमें ये दे रखा था कम प्यास अधिक मूत्र निर्माण, दूसरा है कम प्यास कम मूत्र निर्माण, तीसरा है अधिक प्यास और अधिक मूत्र निर्माण। तो मैंने बताया अधिक प्यास और अधिक मूत्र निर्माण। और इसे क्या कहते हैं, इसे नाम देते हैं पॉलीडिप्सिया। अब क्या हो सकता है, एग्जाम का स्टैंडर्ड बढ़ गया, पहले तो ये वाली बात पूछ ली, अब आप क्या कहेगा, एडीएस की कमी से कौन कौन सी जो समस्या है उनसे आपको ग्रसित होना पड़ सकता है। तो आप क्या बताओगे, पॉलीयूरेमिया, और दूसरी का भी आग्रह भाई पॉलीडिप्सिया। और तीसरा लक्षण और है, तीसरा लक्षण और इसमें लिख देता हूं, अब उसके शरीर को एनर्जी भी क्या चाहिए, ज्यादा, और एनर्जी लगेगी तो भूख भी क्या लगेगी, ज्यादा, अधिक भूख लगना, और इसे क्या कहते हैं, पॉलीफेजिया।
तो आज की क्लास में दोस्तों अपन ने पढ़ा है केवल और केवल एक हार्मोन जिसका नाम है एडीएच या वेसोप्रेसिन हार्मोन। और इस हार्मोन के बारे में आपने बात की है कि अपन ने क्या किया है, यदि एडीएच का स्तर कम होता है तो अधिक मूत्र निर्माण प्रक्रिया, और ये बीमारी को नाम का ही व्याकर है भाई, डायबिटीज इंसिपिडस इस बीमारी को कहते हैं। और नेक्स्ट बात की इसके लक्षण जो है, 3 लक्षण मैंने मुख्य रखे हैं, अधिक प्यास लगना, अधिक मूत्र निर्माण, अधिक भूख लगना। अधिक मूत्र निर्माण की प्रक्रिया जो है उसे क्या कहते हैं, पोलीयूरेमिया कहते हैं। अधिक प्यास लगने वाले को पोलीडिप्सिया कहते हैं, अधिक भूख लगने को पोलीफेजिया कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है दोस्तों, अब क्वेश्चन अगला बना सकता है कि पोलीयूरेमिया का संबंध कौन से हार्मोन या कौन सी ग्रंथि से है। आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है अधिक मूत्र निर्माण प्रक्रिया होती है, इस बीमारी को क्या नाम देते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है पोलीयूरेमिया का मतलब क्या होता है। तो सभी प्रकार के जितने प्रश्न हैं आप क्या करें, पूर्ण तरीके से तैयार करें। और अपन मान लीजिए जब भी परीक्षा देने बैठते हैं या फिर अपन बोल रहे हैं ना कि भाई अपन जब भी जंग में बैठ रहे हैं, परीक्षा देना भी एक प्रकार की जंग है, तो जब भी आप जंग में बैठते हैं तो आप जंग में जाते हैं तो पूरे हथियारों के साथ और पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार आपको प्रत्येक बिंदु से संबंधित सारी चीजों का पता होना चाहिए। तो ध्यान रखें, अपन चाहे पढ़े कम अपन या अपने मान लीजिए सारी अपन कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो जितना पढ़ रहे हैं ना वो आपका क्लियर होना चाहिए, आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बढ़ता हूं आगे। दूसरी बात, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। और अब ग्रंथियां हो गई दो ग्रंथियां सिर में थी। कहाँ थी भाई, सिर में थी, और सिर से अपन गले की तरफ बढ़ रहे हैं। तो देखो दोस्तों, ग्रंथि नंबर है 3, और जो तीसरी ग्रंथि है दोस्तों उस ग्रंथि का नाम क्या होता है, आप जो क्रम बताया है मैंने वो ध्यान रखें, पीयूष पीनियल, और उसके बाद में अपन चलते हैं तीसरी ग्रंथि पर। तो तीसरी जो ग्रंथि आती है वो आती है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। और इसी थायराइड ग्रंथि का अन्य नाम क्या होता है, अवटु ग्रंथि। देखिए ध्यान से आप, अपन बात करते हैं जब भी अपन सिस्टम पढ़ते हैं पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र, और देखिए अपन बात करेंगे श्वसन तंत्र में तो जो मुख गुहा है उसके बाद में एक ऐसी जो ऐसे मान लीजिए, ये तो मान लीजिए आपका कौन सा है, ये तो आपका पाचन तंत्र वाला भाग है, इधर आमाशय वगैरह जुड़े हुए हैं, वो अपन पाचन तंत्र में पढ़ेंगे। लेकिन श्वसन तंत्र के लिए जो ये वाली संरचना है इसे अपन क्या कहते हैं, ये होती है श्वास नली। ये क्या होती है दोस्तों, श्वास नली। और श्वास नली जो है उसे नाम दिया जाता है ट्रेकिया। ये मान लीजिए क्या है, श्वास नली। और इसी श्वास नली पर एक ऐसे आकार की एक ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों, और इसी ग्रंथि को क्या नाम देते हैं अपन, थायराइड ग्रंथि। तो पहला बता रहा हूं मैं स्थान, ये कहां पाई जाती है, श्वास नली या ट्रेकिया के पृष्ठीय भाग पर पाई जाती है। और मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है, अभी आंसर देना आपको, वो क्वेश्चन ये है कि महिलाओं एवं पुरुषों में से किसकी जो थायराइड ग्रंथि होगी उसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा। क्वेश्चन फिर से सुने कि किस मानव या पुरुष, सॉरी मानव क्या, स्त्री या पुरुष दोनों में से किसकी थायराइड ग्रंथि की जो आकार होगी, साइज होगी, वो बड़ी होगी। तो देखिए मैं बता रहा हूं, पहली लाइन इसमें लिख देता हूं, यह ग्रंथि श्वास नली या फिर क्या बोलेंगे ट्रेकिया पर उपस्थित होती है। लीजिए साहब, बात नंबर 1, पहली बात की अपन ने कहां पाई जाती है, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा है, ये पाई जाती है श्वास नली या ट्रेकिया जिसे कहा जाता है, वहां पाई जाती है। दूसरे क्वेश्चन में इसमें और 2-4 बातें बता देता हूं, उतनी देर में आप कमेंट करते रहे। मैं भाई कौन सा अपन महिलाओं में पुरुषों में किसकी बड़ी होगी ग्रंथि, उसके बाद में अपन बात करेंगे। दूसरी बात मैं ये करूंगा यहाँ पर, वो ये होगी, इसे किसका नाम देते हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला का H है, कैपिटल H आकार, या फिर इसे कहा जाता है बटरफ्लाई यानी तितली।
जो तितली देखी आप लोगों ने, मैं बात कर रहा हूं तितलियों की नहीं कर रहा हूं, केवल तितली की बात कर रहा हूं जो वास्तव में तितली ही है। उस बटरफ्लाई शेप में जो एक ग्रंथि पाई जाती है, उस ग्रंथि को बटरफ्लाई आकार की। इसका आकार कैसा दिखता है? अंग्रेजी के कैपिटल एच आकार का, या फिर अपन क्या बोलेंगे, ये ग्रंथि पाई जाती है बटरफ्लाई शेप यानी तितली आकार की ग्रंथि। प्रश्न पूछा जा सकता है कि थायराइड ग्रंथि का आकार किसके समान होता है या किसके समान दिखाई देता है? तो अगर ABCD में बात करें यानी अंग्रेजी वर्णमाला में तो कैपिटल एच, और यदि बात करें साधारण तो किसकी शेप दिखेगी? बटरफ्लाई की शेप। तीसरी बात देखो भाई, यह है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों ये भी। मैंने क्या लिखा है, प्रश्न आपका ये है, मैंने ये पिछली क्लास में बताया था, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि वो पीयूष मानते हैं अपन, और जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यदि आपसे पूछ ली जाए तो आप बिना झिझके किसका नाम लेोगे? थायराइड का। लेकिन परीक्षा में प्रश्न यदि घूमता है, यदि आपसे अंतःस्रावी न कहकर केवल ग्रंथि पूछे तो आपको ये याद रखना है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि मानी गई है वो मानी गई है यकृत, या फिर जिसे अपन कहते हैं लीवर। और दोस्तों यकृत या लीवर के बारे में, ये अंतःस्रावी नहीं है, बहिःस्रावी ग्रंथि है, जिसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र में। इसमें अपने को ध्यान रखना है, अपन अंतःस्रावी तंत्र पढ़ रहे हैं तो अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करेंगे। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि। और इसका भार मैं लिख देता हूं, इसका भार अप्रोक्सीमेट यानी लगभग 25 से लेकर 30 ग्राम होता है। ये हुई बात अगली। अभी थायराइड ग्रंथि का मैं सामान्य परिचय दे रहा हूं दोस्तों, पूरा ध्यान रखना है अपने को कि श्वास नली ट्रेकिया पर उपस्थित होती है, एच आकार बटरफ्लाई शेप में पाई जाती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और क्या है, भार कितना है इसका? 25 से लेकर 30 ग्राम भार वाली एक ग्रंथि है। नेक्स्ट बात देखिए आप, अगली जो बात इसमें मैं करने वाला हूं आप लोगों से, इसको मैं हटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लें आप तुरंत। हाँ, आगे बढ़िए दोस्तों। आउटो ग्रंथि चल रही है, थायराइड ग्रंथि चल रही है, बहुत विशेष ग्रंथि है, इसके बारे में अभी बातें चल रही हैं। अब इसमें मैं एक बात तो और लिखूंगा, सबसे पहले आप पीछे चलें, एक लाइन लिखाई हुई है आपको पीनियल ग्रंथि में, और उसमें मैंने ये स्पष्ट कहा था कि ये हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जिस पर लाइट का इफेक्ट होता है, यानी जो प्रकाश से प्रभावित होती है। लेकिन इस ग्रंथि के बारे में, थायराइड ग्रंथि के बारे में यदि बात करोगे ना दोस्तों, तो मैं क्या कहूंगा, इस थायराइड ग्रंथि की बात क्या है भाई, तो आप क्या लिखोगे, लिखना क्या है अभी बता देते हैं। यह है एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जिसके हार्मोन निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। वो थी दोस्तों जो प्रभावित होती है प्रकाश से। ये ऐसी ग्रंथि है जिसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन है ना वो निष्क्रिय होते हैं, यानी कोई काम नहीं कर सकते। कब तक? जब तक उन पर कोई बाहरी चीज का इफेक्ट नहीं पड़ता है, उनको माहौल नहीं मिलता है। दोस्तों अपन आजकल क्या देखते हैं कि जो शादी विवाह होते हैं उसमें जो दूल्हे के दोस्त होते हैं ना, ठीक वैसा ही काम थायराइड ग्रंथि का है। जब तक शरीर से या गले से कुछ गला जो है गीला नहीं होता है, तब तक वो निष्क्रिय अवस्था में ही रहते हैं। यानी देखने पर ऐसा लगता है कि दुनिया में इनसे सिंसियर जो है वो कोई है ही नहीं। और जैसे ही गले से कुछ चीजें उतरती हैं फिर वो बड़ा भयानक डांस करने लग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि ये, वैसे तो ये इसका कोई विशेष काम है नहीं, निष्क्रिय अवस्था में पाए जा रहे हैं हार्मोन, लेकिन जैसे इनको क्या मिला, कोई एक्सीलरेटर, कोई त्वरक मिला, तो ये क्या करेंगे भाई, बड़ा भयानक असर दिखाएंगे। क्या होगा? यह एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जिसके हार्मोन निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अपन जो बात कर रहे हैं
अपन ने ये जरूर सुना होगा कि जो थायराइड ग्रंथि है वो आयोडीन से प्रभावित होती है, और ये नमक वाले चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमारा नमक खरीदिए, आयोडीन युक्त नमक है। तो वो किस लिए कह रहे हैं? वो बेवकूफ तो है नहीं। वो क्या है दोस्तों कि ये जो थायरोक्सिन, इसमें मान लीजिए थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित हो रहा है। अब वो थायरोक्सिन जो हार्मोन होगा ना, वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसके पास क्या नहीं होगा, आयोडीन नहीं होगा। यानी इसे स्रावित करने के लिए, इसे काम करने के लिए थायरोक्सिन हार्मोन तभी काम करेगा दोस्तों जब इसके साथ क्या मिले, इसको किसकी आवश्यकता है भाई, आयोडीन की। इसीलिए तो इस अपन क्या करते हैं, नमक को आयोडीन युक्त नमक कहते हैं। तो यह याद रखोगे अपन इस चीज के बारे में कि हमारे शरीर की ऐसी ग्रंथि है जिसके हार्मोन वास्तव में निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं, और ये दोस्तों सक्रिय तभी हो पाते हैं जब इनको क्या मिले, कोई माहौल मिले, क्रिएट करे कौन, और वो काम कौन कर रहा है दोस्तों, आयोडीन। और दोस्तों मैं आपको आवर्त सारणी पढ़ा चुका हूं, और ये आप ये मेरे को बताइए कि आयोडीन जो है वो धातु है या अधातु है। और दूसरी बात मेरी ये है कि अधातु होने के साथ साथ यह कौन सी अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, ठोस, द्रव या गैस, कौन सी अवस्था में पाया जाता है। तो आप क्या समझे, अपन थायराइड ग्रंथि की जनरल बातें की है दोस्तों। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है भाई, अब तक अपन ने ये पढ़ा दोस्तों, क्या क्या पढ़ा है, अपन ने पढ़ी है थायराइड ग्रंथि बटरफ्लाई शेप, एच आकार, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, 25 से 30 ग्राम भार लिए हुए रखती है, श्वास नली ट्रेकिया पर पाई जाती है, और हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जिस पर इफेक्ट किसका होता है, जो तब तक सक्रिय नहीं होती है जब तक उसके पास आयोडीन नहीं आता है। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन इतना ही रखेंगे, और चर्चाएं जो है अपनी अगली क्लास में पुनः जारी रहेंगी, और अपन अगली क्लास में ही बात करेंगे कि महिलाओं और पुरुषों में किस में इस ग्रंथि का आकार बड़ा होता है, और इस ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन निष्कासित या स्रावित किए जाते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।